अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम को स्टडी करेंगे और ये चैप्टर नंबर 2 एंजाइम के अकॉर्डिंग सेकंड लेक्चर डिस्कस किया जाएगा। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी एंजाइम्स के पास कौन कौन सी चीजें होती हैं। बेसिकली एंजाइम को हम दोबारा रिकॉल भी कर लेंगे कि एंजाइम किसे कहते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो स्टूडेंट्स, पहली लाइन में यहाँ पर ये डिस्कस किया गया है कि एज वी हैव डिस्कस्ड दैट द एंजाइम्स आर 3-डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन। स्टूडेंट्स, इस लाइन में ये बताया गया है कि जो एंजाइम्स होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब वो जो प्रोटीन होती है, बेसिकली हमने ये लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ग्लोबुलर से मुराद होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, यानी वो ग्लोबुलर एक खास किस्म की प्रोटीन है जिससे ये एंजाइम्स जो है वो आमतौर पर बने होते हैं। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, बेसिकली ये एक 3-डायमेंशनल प्रोटीन है, यानी ये 3-डायमेंशनल एक प्रोटीन होती है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है जिससे एंजाइम्स मिलकर बन रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर की वजह से और इस 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जाकर बाइंड करता है, अदरवाइज वो बाइंड नहीं करता। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? वो चीज जिसे आप या जिसे एंजाइम ने क्या करना है, रिएक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, बेसिकली उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। यानी वो चीज जिसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा उसे हम सबस्ट्रेट कह रहे होंगे। ये वो चीज होगी जिससे रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक और बात भी समझ लेनी है कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन हो या कोई भी प्रोटीन हो, बेसिकली प्रोटीन मिलकर बनी होती है छोटे यूनिट से, जिन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, प्रोटीन्स को बनाने वाले होते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, अभी आगे जाके ये हमारे काम आएगी। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्टिव साइट को भी डिस्कस किया था। अभी मजीद एक्टिव साइट की प्रॉपर्टीज वगैरह भी देखी जाएंगी और एक्टिव साइट को भी डिस्कस किया जाएगा कि एक्टिव साइट क्या होती है। स्टूडेंट्स, हर एंजाइम जो है, हर एंजाइम के पास हैज अ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कॉल्ड एक्टिव साइट। यानी हर एंजाइम के पास एक खास जगह होती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, उस जगह को हम एक्टिव साइट कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है स्पेशल चार्ज प्लेस, यानी आपको ये तो पता चल गया कि एंजाइम के पास एक खास जगह होगी, स्पेशल प्लेस यानी एक खास जगह होगी जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, उसे एक्टिव साइट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेशल चार्ज प्लेस क्यों कहा गया? क्योंकि स्टूडेंट्स, हर एंजाइम या हर प्रोटीन जो होती है, एंजाइम क्योंकि प्रोटीन से मिलकर बने हैं और हर प्रोटीन का जो यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड होता है, और अमाइनो एसिड के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे एटम्स होते हैं। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है कि प्रोटीन क्या होती हैं, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, तो अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिकली इनके पास कुछ ऐसे एटम्स भी होते हैं जिन पर चार्ज आ जाता है। तो यानी जब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आते हैं, उस प्रॉपर अरेंजमेंट में आने की वजह से इनके ऊपर चार्ज भी जनरेट हो रहा होता है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ये पोलर इन नेचर होते हैं, इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। सो स्टूडेंट, हर एंजाइम जो एक प्रोटीन है, बेसिकली उसके पास एक स्पेशल साइट मौजूद होगी, जिस साइट के ऊपर चार्ज भी मौजूद होगा, उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसके ऊपर जाकर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। अब स्टूडेंट्स, ये वाली जो साइड होगी ये कंप्लीमेंट्री इन शेप होगी,
यानी ये वाली जो शेप हो, ये वाली जो साइट होगी, बेसिकली ये जो सबस्ट्रेट होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। हर एंजाइम एक खास सबस्ट्रेट के साथ बाइंड भी इसी वजह से करता है क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट मौजूद होती है। जो एक्टिव साइट एक मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होती है। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में यही बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि द चार्ज एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट इज फॉर्म। अब यहाँ पर ये बता दिया गया है कि वो जो चार्ज या वो जो शेप है, यानी मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स पर चार्ज होंगे, यानी उनके एक्टिव साइट पर चार्ज होगा। बेसिकली वो चार्ज कैसे आएगा? वो चार्ज आएगा अमाइनो एसिड की वजह से। जो अमाइनो एसिड एक प्रॉपर चेन में मौजूद होंगे, उस अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से एक मखसूस चार्ज और एक मखसूस शेप बन रही होगी उस एंजाइम की या उस एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यानी वो जो एक्टिव साइट होगी उसकी एक प्रॉपर शेप बन रही होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर शेप या एक्टिव साइट क्यों बन रही होती है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो कैसे बनती है, तो आप बताएंगे एंजाइम के अंदर बेसिकली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो अमाइनो एसिड्स एक मखसूस अरेंजमेंट में, एक खास अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं, जिनकी वजह से उनके पास एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, जहां पर आकर कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड होता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स, आगे बताया गया है द अमाइनो एसिड्स व्हिच फॉर्म एक्टिव साइट कम क्लोज टू अरेंज इन स्पेसिफिक वे टू कॉइल एंड फोल्ड विद इन अ ग्लोबुलर सिमेट्री। ये वही बात बताई गई कि अमाइनो एसिड एक प्रॉपर क्लोज अरेंजमेंट में क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक मखसूस पैटर्न आ जाता है, ये एक मखसूस शेप बन जाती है, जिसे एक्टिव साइट कह रहे होते हैं। अब स्टूडेंट, जो एक्टिव साइट होती है बेसिकली इसके दो पार्ट होते हैं, या पार्ट कहना अच्छा नहीं है, मुनासिब नहीं है। आप यूं कहें कि जो एक्टिव साइट होती है उसके दो रीजन होते हैं, उसके पास दो जगह मौजूद होती हैं। एक जगह जो होती है उसको हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। नंबर सेकंड जो रीजन होता है उसे कैटालाइटिक साइट कहते हैं। यानी एंजाइम के पास दो स्पेसिफिक रीजन होते हैं, दो स्पेसिफिक जगह होती हैं, जिनमें एक बाइंडिंग साइट और नंबर सेकंड कैटालाइटिक साइट होती है। अब स्टूडेंट्स, बाइंडिंग साइट किसे कहते हैं और कैटालाइटिक साइट किसे कहते हैं? बाइंडिंग साइट वो वाली साइट होती है जो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करके रखती है। हमें ये पता है कि जो सबस्ट्रेट होगा उसे एंजाइम ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और अगर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो पहले उसे पकड़ कर रखना पड़ेगा। अगर वो रिएक्टेंट या वो सबस्ट्रेट अपने पास हो ही ना, एंजाइम उसे बाइंड ही ना करे, एंजाइम उसे अपने पास रोके ही ना, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो एक्टिव साइट का वो रीजन जो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करके रखेगा, बेसिकली उसे हम बाइंडिंग साइट कहते हैं। और ये वाला जो रीजन होगा, ये नहीं कि सबस्ट्रेट मुसलसल, या आप यूं कह लें कि जो सबस्ट्रेट होगा वो मुस्तकिल ही उस एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो जो सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड तो होता है, लेकिन बाद में वो सेपरेट भी हो सकता है जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा या उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाता है, वो सबस्ट्रेट उस एंजाइम से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। जबकि अगर दूसरे रीजन की बात करें जिसको हम कैटालाइटिक साइट कह रहे हैं, तो कैटालाइटिक साइट वो वाली साइट है जहां पर जो अमाइनो एसिड होंगे बेसिकली वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि एंजाइम के पास एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है। इस एक्टिव साइट के दो रीजन होते हैं, दो जगह होती हैं, जिनमें एक बाइंडिंग साइट और नंबर सेकंड कैटालाइटिक साइट होती है। बाइंडिंग साइट वो वाली साइट होती है जो सबस्ट्रेट को बाइंड करके रखती है, और कैटालाइटिक साइट वो वाली साइट होगी जहां पर वो जो अमाइनो एसिड मौजूद होंगे वो क्या करेंगे, वो उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे होंगे।
यानी कैटालाइटिक साइट वो वाली साइट होगी जहां पर उस सबस्ट्रेट की कन्वर्जन हो रही होगी इनटू प्रोडक्ट, यानी उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जा रहा होगा प्रोडक्ट के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रक्चरल पार्ट देख लेते हैं, यानी एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो एंजाइम्स को बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। अब स्टूडेंट्स बिसाइड्स एक्टिव साइट सम एंजाइम्स आर कंप्लीटली मेड ऑफ प्रोटीन, यानी अगर आप एंजाइम्स को देखें तो एंजाइम्स कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कंप्लीटली यानी उनमें प्रोटीन के अलावा कुछ और होगा ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ही मिलकर बने होंगे। जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बने होते हैं। यानी यहाँ पर प्रॉपर बात ये कही गई कि बिसाइड एक्टिव साइट्स, यानी एक्टिव साइट को अगर आप छोड़ भी दें, एक्टिव साइट के अलावा देखें तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली प्रोटीन से बनते हैं, और जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन के साथ साथ उनके पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है, यानी वो पार्ट भी मौजूद होता है जो अमाइनो एसिड से मिलकर नहीं बना होगा। अगर आपसे कोई प्रोटीन पूछे कि प्रोटीन क्या होती है, तो बेसिकली प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीन की सादा सी डेफिनेशन है। सो स्टूडेंट्स, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अमाइनो एसिड्स नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं हो सकता। तो जो एंजाइम होंगे, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होंगे जिनमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही मौजूद होंगे, और ऐसे एंजाइम जिनके अंदर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों मौजूद होते हैं उन्हें कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो वाले एंजाइम हैं जिनमें प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप नॉन प्रोटीन पार्ट को देखें, यानी प्रोटीन पार्ट को छोड़कर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, जो एक एंजाइम को बनाएगा, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर कहा जा रहा होगा, जो उस एक प्रॉपर एंजाइम को जो नॉन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट से मिलकर बनता है। तो अगर आपने अब नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम लेना हो तो आपने वहां पर कोफैक्टर का लफ्ज इस्तेमाल करना है। कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन पार्ट ही होता है। अच्छा जी, आगे देखें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एट एक्टिव साइट एंड परफॉर्म कैटालाइटिक एक्टिविटी। अब स्टूडेंट, हमने ये डिस्कस किया कि जो ऐसे एंजाइम भी हैं जिनमें दोनों पार्ट मौजूद हैं, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पर ही चल जाते तो नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नॉन प्रोटीन पार्ट इन्हें चाहिए। तो यही नॉन प्रोटीन पार्ट इस चीज का जिम्मेदार होगा कि अगर वो एंजाइम किसी चीज को अपने साथ बाइंड करवाना चाहता है, सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करवाना चाहता है, तो उसे नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होगा। वो नॉन प्रोटीन पार्ट उस एंजाइम की मदद करेगा उस सबस्ट्रेट को बाइंड करवाने में और रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने में। अगर ऐसा एंजाइम है, यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, कॉन्जुगेट एंजाइम है वो वाला एंजाइम है जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलकर बना है, उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट मौजूद हो तो वो काम नहीं कर पाएगा जब तक उसमें नॉन प्रोटीन पार्ट ना आ जाए। जब नॉन प्रोटीन पार्ट उसके साथ मिलेगा तो फिर जाकर वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड भी कर सकता है और उसको कन्वर्ट भी कर सकता है। अब स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे कहते हैं। अब जो कोफैक्टर होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई चीजें हो सकती हैं। सो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक जो कोफैक्टर होंगे वो आम तौर पर मेटालिक आयंस होते हैं, जैसे मैग्नीज, जैसे मैग्नीशियम। ये बेसिकली हमारे पास क्या होंगे? इनऑर्गेनिक पार्ट होंगे या इनऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट होंगे। एक तो नॉन प्रोटीन है, दूसरे इनऑर्गेनिक हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये एज अ कोफैक्टर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं।
जबकि अच्छा जी आगे ये बताया हुआ है कि ये वाले जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं ये डी अटैचेबल होते हैं या डीटैचेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये बाइंड होंगे, उसके बाद काम होने के बाद ये अलग भी हो सकते हैं। अच्छा जी आगे, these are detachable cofactors called activators। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया गया था कि एक्टिवेटर्स उन चीजों को कहा जाता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये एंजाइम के साथ बाइंड होकर एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उसकी मदद करते हैं कि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर ये एक्टिवेटर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स ये यही बताया गया क्योंकि ये उसकी मदद कर रहे होते हैं बिकॉज दे गेट अटैच्ड एट द टाइम ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, यानी ये मदद कर रहे होते हैं तो जिसकी वजह से इन्हें एक्टिवेटर्स भी कहा जा रहा है। अब स्टूडेंट्स जो कोफैक्टर हैं यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट हैं, बेसिकली वो हमारे पास हमने भी पढ़ा इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक को देख लिया कि वो आमतौर पर मेटेलिक आयन होते हैं जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरह। तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक होंगे बेसिकली वो कौन कौन से होंगे? जो ऑर्गेनिक होते हैं आप उनको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक को आप बोलते हैं कोएंजाइम्स और एक को आप बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। दो हमारे पास ऑर्गेनिक की क्लासिफिकेशन है, यानी ऑर्गेनिक कोफैक्टर दो किस्म के हो सकते हैं, एक कोएंजाइम और नंबर सेकंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा जी कोएंजाइम किसे कहा जाएगा? बेसिकली कोएंजाइम एक ऑर्गेनिक होगा, एक ऑर्गेनिक हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ये बनेगा कब? ये बनेगा वक्त जब विटामिन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन्स, यानी ये विटामिन से बनते हैं। जो हम विटामिन्स आपने सुना होगा, विटामिन्स बेसिकली वो चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती बल्कि हमारी बॉडी बाहर से उन्हें लेती है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर विटामिन बाहर से ना आए और वो हमारे पास कोएंजाइम ना बनाए, यानी जो हमने अभी पढ़ रहे हैं कि कोएंजाइम बेसिकली एक ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन है जिसने एंजाइम के साथ बाइंड होना है। अगर विटामिन ही नहीं होंगे तो ये हमारे पास कोफैक्टर नहीं बनेगा। ये कोफैक्टर नहीं बनेगा तो वो कोफैक्टर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा। अगर एंजाइम के साथ बाइंड नहीं होगा तो एंजाइम हमारी बॉडी में रिएक्शंस को स्पीड अप नहीं करवाएगा और रिएक्शन स्पीड अप नहीं होंगे तो सादा सी बात है कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट आगे देखें, they behave like inorganic cofactor that is attached at the time of substrate binding and detachable। यानी ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जो इनऑर्गेनिक है उनकी तरह ही काम कर रहे होते हैं। इनऑर्गेनिक का काम ये होता है कि वो जब सबस्ट्रेट को बाइंड करना हो तब वो एंजाइम के साथ आकर बाइंड हो जाते हैं और मदद करते हैं कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर सके। इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनिक होंगे जिनमें खास तौर पर कोई एंजाइम्स हैं, ये भी बिल्कुल वही काम कर रहे होंगे कि जब सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ बाइंड करना होगा ये फौरन से एंजाइम के साथ बाइंड हो जाएंगे और मदद करेंगे कि वो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड कर सके, यानी एंजाइम अपने साथ सबस्ट्रेट को बाइंड कर सके। अच्छा जी हमने यहाँ पर अभी देखा कि जो ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक में दो हैं, एक कोएंजाइम्स हैं और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम्स उन्हें कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ जब काम होगा यानी सबस्ट्रेट को बाइंड करना होगा एंजाइम के साथ उसी वक्त जाकर एंजाइम के साथ बाइंड होंगे। जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ये वो वाला कोफैक्टर होता है जो एंजाइम के साथ मुस्तकिल बाइंड ही रहता है, यानी ये टेम्पोरेरी नहीं होता बल्कि परमानेंटली बाइंड हो जाता है एंजाइम के साथ और उसकी मदद कर रहा होता है बाइंड करने में। किस चीज को बाइंड करने में? सबस्ट्रेट को बाइंड करने में उसकी मदद कर रहा होता है। स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर देखा इनऑर्गेनिक जो थे वो बाइंड तो हो रहे थे लेकिन जब सबस्ट्रेट को बाइंड करना था उस वक्त हो रहे थे और मदद कर रहे थे सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में। इसी तरह ऑर्गेनिक में जो कोएंजाइम है वो भी यही काम करते हैं। जबकि जब प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए तो प्रोस्थेटिक ग्रुप परमानेंटली एंजाइम के साथ बाइंड होता है और वो मदद करता है एंजाइम की कि सबस्ट्रेट को अपने साथ क्या किया जा सके, बाइंड किया जा सके और उसको कन्वर्ट किया जा सके। अब स्टूडेंट्स द कॉन्जुगेटेड एंजाइम हमने अभी पढ़ा। कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो वाला एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही मौजूद हों।
विदाउट कोफैक्टर कॉल्ड एपोएंजाइम। कोफैक्टर किसे कहते हैं? कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं, यानी एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बनता है, उसके अगर आप नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर को उससे अलग कर दें तो बाकी जो हिस्सा बचता है उसे आप एपोएंजाइम कहते हैं। यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि जो प्रोटीन पार्ट होगा उसको आप एपोएंजाइम कहेंगे, कॉन्जुगेटेड एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होगा उसको आप एपोएंजाइम कहेंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट को आप कोफैक्टर कह रहे होंगे। आगे हमने पढ़ लिया कि कोफैक्टर की काफी टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में दो हैं, एक प्रोस्टैटिक ग्रुप और एक अभी आपको बताया था प्रोस्टैटिक ग्रुप था, और नंबर सेकंड हमने पढ़ा था कोएंजाइम्स। तो ये दोनों हमारे पास क्या थे? ये दोनों हमारे पास ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन पार्ट थे या ऑर्गेनिक कोफैक्टर थे। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, इट डज नॉट वर्क सेपरेटली, इनएक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर्स कलेक्टिवली कॉल्ड हैलो एंजाइम्स। यानी वो एंजाइम जिसके पास ये दोनों चीजें प्रॉपर मौजूद हो, नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट, उसे हम उस प्रॉपर एंजाइम को हम हैलो एंजाइम कहते हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम तो ये हमने कहा था कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम वो वाला एंजाइम होगा जिसमें नॉन प्रोटीन और प्रोटीन पार्ट दोनों ही उसकी जरूरत होंगी, उसके बगैर वो काम नहीं कर सकता। अगर एक प्रॉपर एंजाइम जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट मौजूद है उसका नाम आप हैलो एंजाइम, उसको हैलो एंजाइम कहते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, एक एग्जांपल दी हुई है कि एग्जांपल में क्या बताया हुआ है। एग्जांपल में ये बताया हुआ है कि पेप्सिन एक एंजाइम है बेसिकली जो कि सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक, यानी हमारे स्टमक के अंदर बेसिकली एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम पेप्सिन होता है। पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन जो बेसिकली अमाइनो एसिड होते हैं वो बहुत सारे मौजूद होते हैं, यानी उनकी एक प्रॉपर शेप नहीं बनी होती। तो फिर क्या होता है, ये जो पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है बेसिकली इसके हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिसको HCl कहते हैं। वो HCl इस जो ये हमारे पास मौजूद है पेप्सिनोजेन एंजाइम, इसके क्या करता है, इसकी चेन को कम कर देता है, ये यूं कह लें कि थोड़ी सी इसकी चेन को तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, उसकी एक प्रॉपर शेप बना देता है। जब उसकी एक प्रॉपर शेप बन जाती है तो वो हमारे पास पेप्सिन नामी एंजाइम बन जाता है, और वो पेप्सिन नामी एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी वो अब मजीद रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले वो इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें एक प्रॉपर शेप मौजूद नहीं होती, बाद में उसको एक प्रॉपर शेप मिल जाती है ड्यू टू HCl की वजह से, तो वो एक प्रॉपर रिएक्शन करता है और पेप्सिन बन जाता है। सो स्टूडेंट्स अब आज के लेक्चर में हमने ये चीजें डिस्कस की कि जी नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कह रहे होते हैं, प्रोटीन पार्ट को आप क्या कहते हैं, और मजीद भी काफी चीजें हमने डिस्कस करी। सो अब दीजिए आप मुझे इजाजत, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।